नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी संबंधी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं मैराथन क्लास के माध्यम से। लगभग 50 MCQs हम विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं मैराथन क्लास में। आज देख लेते हैं भाई कितने प्रश्नों को हम कर पाते हैं। तो मैराथन क्लास के माध्यम से हम जितने भी हमारे हिंदी साहित्य संबंधी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, TGT PGT संबंधी हिंदी परीक्षाएं, चाहे DTET+B के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी की परीक्षा हो, या फिर जो है NTA NET में पूछे जाने वाले हिंदी संबंधी प्रश्न हो, या LT ग्रेड में पूछे जाने वाले हिंदी संबंधी प्रश्न हो, या फिर MP TET वर्ग की हिंदी की परीक्षा हो, या UP TGT PGT परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हो। तो सभी प्रश्नों को, जितने भी हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होगी, जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत आप TGT PGT संबंधी हिंदी की परीक्षाएँ की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई अदर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण हिंदी का निचोड़ इन प्रश्न उत्तरों की श्रेणी के माध्यम से आपको मैंने लाने की पूरी कोशिश की है। तो संपूर्ण हिंदी का निचोड़ हम जो है एक एक प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी संपूर्ण हिंदी से संबंधित कहीं से भी आपको प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाए तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। बार बार तथ्यों की रिवीजन से ही आपको तथ्य याद रह पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन, या ये पूछ लेते हैं जूठन किसकी रचना है या किसकी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो आपको ध्यान रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और अन्य रचनाओं को भी जब हम देख लेते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार थे भाई, और दलित साहित्यकारों से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित एक प्रश्न तो परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। तो देख लेते हैं दलित साहित्यकार और उनकी आत्मकथाएं। एक दलित साहित्यकार हुआ हमारा तुलसी राम। तुलसी राम है, ये तुलसीदास नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है, दास नहीं है, ये तुलसी राम है। तुलसी राम द्वारा मुर्दैया 2010 की आत्मकथा है, और मणिकर्णिका 2013 की आत्मकथा है। उसके बाद सूरजपाल चौहान जी द्वारा रचित आत्मकथा है तिरस्कृत 2002 की आत्मकथा है। कई बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिली है, इम्पोर्टेंट रचनाएं है ये तीनों के तीनों, मुर्दैया और जो तिरस्कृत और जो है मणिकर्णिका, ये तीनों रचनाएं काफ़ी बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिली है। उसके बाद बात करते हैं माता प्रसाद। माता प्रसाद जी की जो आत्मकथा है वो है झोपड़ी से राजभवन तक। झोपड़ी से राजभवन तक 2002 में लिखी जाने वाली इनकी आत्मकथा है। उसके बाद जो है धर्मवीर भारती जी की आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 की है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है एक कथन, और कथन और पंक्तियों से संबंधित भी हमें काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें थोड़ा सा प्रश्नों का पैटर्न पहले की अपेक्षा थोड़ा बदल गया है, और अब हाल फिलहाल जो प्रश्न पूछे जाते हैं कथन पंक्तियों से संबंधित और समझ बेस के प्रश्नों को अधिक परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। उन्हीं के आधार पर हम जो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो एक सूत्र में बांध कर देखा है कि इन्होंने किसके बारे में ये कथन कहा है और किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर जो है साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं, लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है ये किस लेखक के संबंध में ये कथन है। तो जयसिंह जी के संबंध में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है। तो देख लेते हैं। और आपको पता ही है जयसिंह जी जो है भक्ति काल के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवियों में शामिल है, और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है
अखरावट, आखिरी कलाम और भी अन्य ग्रंथ हैं, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, किसने माना? उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो ये कथन, पूरा का पूरा कथन किसके द्वारा कहा गया? या ये प्रश्न में आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कथनों से संबंधित, कथनों के अंदर से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, ये किस विद्वान के द्वारा माना गया? तो इस प्रकार से भी प्रश्नों को बना करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कथनों को भी आपको ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, ताकि उसके अंदर से भी कोई प्रश्न अगर बना करके परीक्षा में दे दिया जाता है तो आप आसानी से उसका सही आंसर कर सको। तो प्रश्न नंबर 3 में विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। तो ये जो कथन है पूरा का पूरा, जो आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, तो ये कथन है बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह है, उनके द्वारा ये कथन कहा गया विद्यापति के संबंध में। तो इनकी विद्यापति की कविताओं के संबंध में ये कथन कहा गया। तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। वैसे हिंदी साहित्य में जातीय कवि पूछा जाए तो आप तुलसीदास जी को आंसर में लगाओगे, वैसे बच्चन सिंह के अनुसार पूछ लिया जाए तो आपको विद्यापति को लगाना है। इसके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि जो बच्चन सिंह जी हैं, बच्चन सिंह जी द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो हिंदी साहित्य के ग्रंथ इन्होंने लिखे, उसका नाम है, एक तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये इन ग्रंथों को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 4। इनमें कोई संदेह नहीं, कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम जो है रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भाई ये आंसर यहाँ गलत हो गया, सी आंसर होएगा हमारा। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को जो राम नाम है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? रामानंद से। और आगे चल के जो कबीर दास जी के राम है वो रामानंद के राम से जो भिन्न हो गए, यानी कि कबीर का राम जो है निर्गुण जो भावना का राम था, और जो रामानंद जी के जो राम थे वे दशरथ पुत्र श्री राम थे। तो यानी कि आगे चल के जो कबीर के राम जो है रामानंद के राम से अलग हो गए थे, भिन्न हो गए थे। बढ़ते हैं आगे, अगला हम देख लेते हैं। शुक्ल ने कबीर दास को भाषा, शुक्ल जी ने यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर दास की जो भाषा है उसको क्या कहा है? सदुकड़ी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? वाणी का डायरेक्टर। और उसके साथ ही श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को जो है पंचमैली खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर की भाषा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा, श्याम सुंदर दास जी के अनुसार कबीर की भाषा को क्या कहा गया? ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। श्याम सुंदर दास ने कबीर दास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डायरेक्टर कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, हर एक बिंदुओं को आपको समझ के साथ करते हुए चलना है, क्योंकि आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं समझ बेस के आधार पर अधिक प्रश्नों को पूछा जाने लगा है। तो देख लेते हैं, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन रहे हैं, ये आपको बताना है। नामवर सिंह इसके रचनाकार रहे हैं। छायावाद नामक पुस्तक 1955 में आलोचनात्मक पुस्तक है नामवर सिंह जी की। इसके द्वारा लिखित और अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हम देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी नामक जो आलोचनात्मक ग्रंथ भी नामवर सिंह जी का है। और कविता के नए प्रतिमान एक है हमारा, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी की, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला आलोचनात्मक ग्रंथ है। और एक है कविता के नए प्रतिमान, और एक है नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। ये रचना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
कि नई कविता के प्रतिमान नामक रचना किस आलोचक की है, या और कविता के नए प्रतिमान तो आप लोगों ने देख ही लिया, नामवर सिंह जी की रचना है। तो उसके बाद देख लेते हैं दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद और आलोचक के मुख से, जो ये सभी रचनाएं हैं ये नामवर सिंह जी की है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद के संबंध में कहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो ये कथन कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा छायावाद के संबंध में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो जाति का विनाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर भी जो है एक दलित वर्ग के साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं। तो जाति का विनाश 1936 में पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक दलित वर्ग से संबंधित है और उनके द्वारा लिखित कुछ और अन्य ग्रंथ भी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जीके के प्रश्नों में भी इनके द्वारा लिखी गई जो है इन ग्रंथों को कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं और जीके के जो प्रश्न जहाँ पर पूछे जाते हैं वहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ है भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोड बिल। ये सभी ग्रंथ जो है भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, किसका कथन है? सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का कथन है, ये किसका कथन है? किसका यानी कि किस पात्र का कथन है और किस नाटक से लिया गया कथन है? तो देख लेते हैं, यह कथन ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज जी का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सकराज। तो सकराज का ये कथन है। तो देख लेते हैं, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुवस्वामिनी नाटक का जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी है, आप सभी को पता है। जयशंकर प्रसाद के और अन्य नाटक है स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933 आदि। इनकी प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार जो है इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है और क्रमानुसार लगाने का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र हैं उनको हम देख लेते हैं। तो उनके पात्रों द्वारा जो प्रमुख जो यहाँ पर कथन कहे गए हैं उनको भी अगर देख लेते हैं। अगर इस प्रश्न के अलावा किसी और पात्र का कथन पूछा जाए तो आसानी से आप जो है सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, यौवन तेरी चंचल छाया, ये कथन जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक का ही कोमा पात्र का कहा गया है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि का कालीमा चढ़ा देता है। भाग्यलिपि पर कालीमा चढ़ा देता है विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये चंद्रगुप्त जी द्वारा कहा गया है। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा कथन है वो है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ये कथन जो है ध्रुवस्वामिनी जी द्वारा कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8, लंका की रात के निबंधकार कौन है? तो लंका की रात नामक जो यहाँ पर निबंध दिया हुआ है, इस निबंध के निबंधकार निम्नलिखित में से कुबेर नाथ राय जी है। तो लंका की रात के निबंधकार जो है कुबेर नाथ राय हैं। इनके अन्य निबंध जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जैसे कि प्रिय नीलकंठी 1968, विषाद योग 1973, वाणी का क्षीर सागर 1998, ये सभी जो निबंध है ये कुबेर नाथ राय जी के हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, विद्यानिवास मिश्र जी के भी कई बार निबंधों को परीक्षाओं में पूछा जाता है जैसे कि तुम चंदन हम पानी 1957, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, चितवन की छा 1953। ये सभी निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया, चितवन की छा, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इनको क्रमानुसार लगाने का भी कई बार प्रश्न हमें देखने को मिलता है।
फिर है बाण भट्ट जी के निबंध। बाण भट्ट जी ने कल्पना शब्द की आकर्षण शक्ति, निर्भरता, कल्पना शब्द की आकर्षण शक्ति और आत्मनिर्भरता, ये सभी निबंध लिखे हैं। सॉरी भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी में शब्द इधर उधर हो गए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो कल्पना बालकृष्ण भट्ट जी के जो निबंध है उनका नाम है कल्पना शब्द की आकर्षण शक्ति और आत्मनिर्भरता, 1993 का। बढ़ते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध तो हम बार बार रिवाइज करते ही हैं, क्योंकि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निबंध लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफ़ी प्रसिद्धता भी प्राप्त की है। तो प्रसिद्धि प्राप्त जो है निबंध लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल निबंध में, कल्पलता, आलोक पर सभी निबंधों में इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध भी आप लोगों के यहाँ पर देख ही लिए। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, आलोक पर 1972। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आप हुदरी नामक जो आत्मकथा लिखी है वो किस साहित्यकार की है? तो रमणीका गुप्ता जी की ये आत्मकथा है। रमणीका गुप्ता आप हुदरी नामक जो आत्मकथा है रमणीका गुप्ता जी ने लिखी। इनकी एक और आत्मकथा जो है हाथ से, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। कौशल्या बसंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। कुसुम अंसल की आत्मकथा है जो कहा नहीं गया, 1996 की है। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगली भी रचना संबंधी एक प्रश्न है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज नामक जो है एक जीवनी है, और किसके द्वारा लिखी गई? सुभद्रा कुमारी जी की जीवनी है ये। और किसके द्वारा लिखी गई? सुधा चौहान जी द्वारा लिखी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान जी द्वारा लिखी गई जीवनी है मिला तेज से तेज, 1975 में ये प्रकाशित हुई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है अपनी ज़मीन अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी ज़मीन अपना आसमां नामक जो रचना लिखी है वो किस लेखिका ने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रजनी तिलक। रजनी तिलक जी द्वारा लिखी गई अपनी ज़मीन अपना आसमां। उसके बाद यह आत्मकथा विधा की ही रचना है और 2017 में इस रचना को प्रकाशित कराया गया। अपनी जमी अपना आसमां करंट से संबंधित रचना है भाई, इम्पोर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती है और पिछली परीक्षा में भी ये जो है पूछी जा चुकी रचना है। तो देख लेते हैं। सुशीला टाकबोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, 2011 की में ये प्रकाशित हुई। उसके बाद देख लेते हैं कौशल्या बसंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप, ये हम पहले कर ही चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी। तो देख लेते हैं लॉन्गजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया? उदात्तता का विवेचन जो है लॉन्गजाइनस ने किस ग्रंथ में किया? द संबाइल में, ऑन द संबाइल में किया, ये आपको ध्यान रखना है। उदात्तता का जो विवेचन है ऑन द संबाइल ग्रंथ में लॉन्गजाइनस ने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लॉन्गजाइनस के काव्य को श्रेष्ठ बताने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। वे उदात्त को काव्य में श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। उसके बाद बात करें आगे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ पेरिप्लस नाम से जो ये ग्रंथ है, इनका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? तो कौन सा ऐसा पाश्चात्य विचारक है जिन्होंने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है, यानी कि भिन्न यानी कि अलग माना है? तो यहाँ पर अभिन्न दिया हुआ है, तो अलग नहीं माना, अभिन्न नहीं माना, यानी कि दोनों को एक ही माना है, कला और सहजानुभूति को। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को
दोनों को एक माना है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। अलग नहीं माना, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। भिन्न नहीं माना, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको शब्द इसको ध्यान रखना है, कला और सहजानुभूति दोनों को एक माना है। तो किसने अभिन्न माना है, यानी कि भिन्न नहीं माना, एक दूसरे से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से किसने नहीं माना, किस पाश्चात्य आलोचक का मानना है ये है बेनेडितो क्रोचे, यानी कि क्रोचे नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं, पाश्चात्य ये आलोचक रहे हैं। क्रोचे ने जो है कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है, एक दूसरे से भिन्न नहीं माना। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्रोचे जी से संबंधित और अन्य इसके प्रमुख ग्रंथों को, क्योंकि परीक्षाओं में इनके ग्रंथों को भी पूछा जाता है। कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना क्रोचे जी ने, और इसके प्रमुख ग्रंथ है एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। तो ये दोनों ग्रंथ जो है क्रोचे जी के हैं। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक रहे हैं और ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। और क्रोचे आत्म या चेतना के 4 क्रियाएं मानते हैं। आत्म और चेतना की कितनी क्रियाएं मानते हैं क्रोचे जी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 क्रियाएं मानते हैं आत्मा और चेतना की। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। तो ये पूछा जा सकता है, कला निर्माण में किसको मूल कारण माना है, तो प्रतिभा को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 14। किस आचार्य ने दृष्टि यानी कि प्रीति और अदृष्ट यानी कि कीर्ति, प्रीति और कीर्ति को काव्य का प्रयोजन किसने आचार्य ने माना है, यानी दृष्ट और अदृष्ट को काव्य का प्रयोजन, या प्रीति और कीर्ति को जो है काव्य का प्रयोजन मानने वाले विद्वान कौन है, आचार्य कौन है, तो नाम आएगा वामन जी का। तो वामन जी द्वारा दृष्ट यानी कि प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति व्यवहार ज्ञान को माना है, और आचार्य दंडी ने ज्ञान व यश को माना है, और रुद्रट ने धर्म कीर्ति सुख प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को काव्य के प्रयोजन को माना है। तो काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य, काव्य रचना के उद्देश्य किस उद्देश्य के द्वारा जो है कवि काव्य की रचनाएं करते हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 15। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सरनहि आई। तो ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से रामचरितमानस की जो ये चौपाई में व्यक्त विचार है किस पात्र के दिए हैं। तो ये पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं, तो अहिल्या द्वारा ये पंक्तियाँ दी गई है। उक्त चौपाई रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। राम विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। रास्ते में राम द्वारा गौतम की जो पत्नी है अहिल्या उसका उद्धार होता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित काव्य कीर्तियों में से कौन सी कीर्ति प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य इनमें से कौन सी कीर्ति नहीं है, तो चंडी चरित्र, रामचरित्र और सुजान चरित्र तीनों ही प्रबंध काव्य है, लेकिन सुजान हित प्रबंध जो है प्रबंध काव्य नहीं है। तो सुजान हित प्रबंध काव्य जो है प्रबंध काव्य नहीं है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखी गई, रामचरित्र जो है सूरती मिश्र जी द्वारा, सुजान चरित्र जो है सूदन जी द्वारा लिखे गए, इनके प्रबंध काव्य है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरव गुरु भय न केते जगत के चतुर से तेरे कूर। ये दोहे जो है, इन दोहों में सभी शब्द का अर्थ बताइए। तो इन दोहों में सभी शब्द का अर्थ हो जाएगा चित्तर यानी नायिका के समान। उसके बाद देख लेते हैं इस दोहे में बिहारी जी का ये दोहा है, ये भी पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा लिखा गया दोहा है, तो बिहारी जी का है और बिहारी सतसई में दिया है। और सभई
अरबी शब्द सबही का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है वास्तविक या यथार्थ चित्र। इस दोहे का भावार्थ है अंकुरित यौवना नायिका की सखी नायक से उसके प्रतिक्षण बढ़ते हुए यौवन तथा शरीर की कांति की प्रशंसा कहकर करती हैं। बड़े बड़े चतुर चितेरे भी इस समय उसका यथार्थ चित्र नहीं बना सकते। यानी कि जो नायिका होती है उसकी अपनी सहेली की जो सुंदरता का वर्णन नायक के सामने इस प्रकार करती है कि बड़े बड़े चतुर चितेरे मतलब जो महारथी होते हैं चित्र बनाने में, वे भी उसका जो है यथार्थ चित्र नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उसकी शोभा प्रति क्षण बढ़ती जाती है। क्षण बर क्षण जो है उसकी जो है सुंदरता बदलती जाती है, बढ़ती ही जाती है। कि जब कोई चित्रकार उसका चित्र बनाकर मिलाता है तो उसे संयम में उसके शरीर में परिवर्तन उस समय ही जो है, समय है भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उस समय जो है जब वह चित्र बनाकर जब कोई भी चित्रकार उसका चित्र बना रहा होता है तो उस समय ही जो है उसका जो परिवर्तन होता रहता है शरीर में, और परिवर्तन होने के कारण ही वह चित्र जो है नहीं बना पाता, वैसा ही उसी प्रकार का चित्र नहीं बना पाता। अतः चित्रकार को मूढ़ बनना पड़ता है, यानी कि मूर्ख बन जाता है वो चित्रकार। तो ये इस प्रकार से अपनी जो सखी है उसकी सौंदर्यता का जो वर्णन है नायक के सामने करती है। नायिका का सौंदर्य का वर्णन उसकी सखी उसके जो नायक के सामने इस प्रकार से करती है कि कोई भी जो चित्रकार है, कितना ही बड़ा विद्वान चित्रकार क्यों न हो, कोई मेरी सहेली का जो है सुंदरता का या हूबहू उसका चित्र नहीं बना सकता। तो उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। गीति संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। तो गीति संग्रह का रचनाकार है रसनिधि। रसनिधि जी गीति संग्रह के रचनाकार रही है। रसनिधि की रचना जो है गीति सिंगार नामक जो रचना है, मूलतः सिंगार रस के कवि रहे हैं भाई ये रसनिधि जी। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक जो है ग्रंथ भी लिखा है। दोहों की रचना इन्होंने की है। और विष्णु पद, कीर्तन, कवित्त, बारहमासी, अरिल, हिंडोला आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसनिधि मूलतः श्रृंगार रस के कवि रहे हैं। आपको साथ ये भी याद रखना है कि जो रसनिधि है इनका मूल नाम भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका मूल नाम है पृथ्वी सिंह। एक रसलीन का और एक रसनिधि, दोनों साहित्यकारों का मूल नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। पृथ्वी सिंह जो है रसनिधि का मूल नाम रहा है, और इनकी जो रचनाओं पर कविताओं पर फारसी का प्रभाव रहा देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाम से जो नाटक लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया? उसका जो ये है, इस नाटक के रचयिता नेवाज जी द्वारा जो है शकुंतला नाटक लिखा गया। रीतिकालीन कवि नेवाज शकुंतला नाटक सन 1682 ईस्वी में इन्होंने लिखा, और यह नाटक दोहा, चौपाई, सवैया छंदों में आबद्ध है, और इनकी जो भाषा है परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोयुक्त मानी जाती है, भावों से युक्त मानी जाती है, ये कह सकते हैं। नेवाज मूलतः श्रृंगारी कवि है। इसमें संयोग, श्रृंगार और प्रवृत्ति विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चरित्र किया है? तो सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए निम्नलिखित में से कृष्ण के जीवन का चरित्र जो है किस कवि ने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रजवासी दास जी ने। ब्रजवासी दास ने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई छंदों में ब्रज विलास जो है 1770 ईस्वी में ब्रज भाषा प्रबंध काव्य लिखा है। इसमें सरल ब्रज भाषा के माध्यम से श्री कृष्ण के क्रीड़ामय जीवन का चित्रण दिखाया गया है, और इस ग्रंथ में यह ग्रंथ साधारण कोटि का सिद्ध हुआ। इसे इतनी लोकप्रियता भी नहीं मिली। इसका कारण स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों
ने श्री कृष्ण के चरित्र का जितना अंश लिया वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त नहीं था और ब्रजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का भी अनुवाद किया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद किसने किया, तो ब्रजवासी दास ने। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, तो इनमें से जो है भ्रमर दूत जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की नहीं है और अन्य रचनाएं जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तीनों के तीनों हिंडोला, गंगा अवतरण और उद्धव शतक, ये तीनों रचनाएं जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। तो देख लेते हैं, भ्रमर दूत जो है रत्नाकर जी की नहीं है और हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक जगन्नाथ दास बाबू जी की रचनाएं है। गंगा अवतरण में 13 सर्गों में अवध महाकाव्य है और उद्धव शतक गोपी उद्धव संवाद पर आधारित इनका प्रबंध काव्य है। उसके बाद बात करें आगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर जी का नहीं है, शमशेर बहादुर जी का इनमें से कौन सा काव्य नहीं है, तो आज अभी आंखों से ये काव्य शमशेर बहादुर जी का नहीं है, बल्कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं काल तुझसे होड़ है, ये काल तुझसे होड़ है मेरी, सभी काव्य जो है शमशेर बहादुर जी के हैं। तो सभी काव्य कृतियाँ जो है शमशेर बहादुर जी की हैं। आज अभी आंखों से ये जो है शमशेर बहादुर जी की नहीं है। दूसरे सप्तक में संकलित 21 कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी इतने अपने पास, काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 23। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो हमें पत्रिकाओं के सही अनुक्रम के आधार पर जब हम देखें तो सही आंसर होगा हमारा आनंद कादम्बरी, सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक। तो सबसे पहले सरस्वती जो है प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः फिर इलाहाबाद से होने लगी। 1900 ईस्वी में सरस्वती जो है घोष यानी कि चिंतामणि घोष जी द्वारा 1901 में जो संपादक रहे श्याम सुंदर दास जी, और 1903 जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो है इसे संपादित किया गया। पत्रिका जो और इनके प्रकाशन वर्ष हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका से पहले आती है हमारी आनंद कादम्बरी। तो आनंद कादम्बरी की जो पत्रिका है उसके संपादक रहे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। 1881 में संपादित की गई मासिक है, मिर्ज़ापुर से निकाली गई। फिर है आई सरस्वती 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष जी द्वारा मासिक और काशी से ये निकाली गई। फिर श्री शारदा 1916 में नर्मदा मिश्र प्रसाद जी द्वारा। फिर प्रतीक जो है 1947 में अज्ञे जी द्वारा द्विमासिक है और इलाहाबाद से निकाली गई। सभी पत्र पत्रिकाओं को हम जो है पहले भी कर चुके हैं, आगे भी रिवीजन कर लेंगे। बार बार जब रिवीजन करेंगे तो ही हमें ये याद रह पाएंगे ये किस प्रकार की पत्रिका रही, मासिक है, साप्ताहिक है या त्रैमासिक है, किसके द्वारा संपादित की गई और जो है कहाँ से निकाली गई। तो सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 24। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे जो धन जी के कवित बखाने, ये पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं, तो ब्रज रतन दास जी की ही ये पंक्तियाँ हैं। ब्रज रतन दास उपयुक्त कथन कवि घनानंद कवित ने जो घनानंद की प्रस्ती में लिखा है। अगर ये रचना का नाम भी पूछ लिया जाए घनानंद कवित रचना किसकी है, तो ब्रज रतन दास जी द्वारा लिखी गई है। तो कुछ पंक्तियाँ और उनके रचनाकार हम देख लेते हैं। भाषा प्रवीण बखाने ब्रज रतन दास जी द्वारा लिखी गई है। छलके अति सुंदर आनंद गोर झके दर्ज राजतीत कानन हुए, ये पंक्तियाँ जो है घनानंद जी द्वारा लिखी गई। कभू मिलोगो कभू मिलोबो वह धीरज ही मैं धीरबे करे बोधा, यानी बुद्धिसेन भी इनका पूरा नाम है, तो बोधा जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ है। कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति जमुना तरंग है तिहारो सत्रसंग, जो ये पंक्तियाँ है जगन्नाथ दास जी रत्नाकर जी की हैं। पंक्तियों को भी आपको इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है।
बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। तो आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा इनमें से कौन सी कीर्ति नहीं लिखी गई। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक और योर इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये सभी कीर्तियाँ आई.ए. रिचर्ड्स की है। लेकिन कल्चर एंड एनार्की मैथ्यू ऑर्नर की जो कीर्ति है ये कल्चर एंड अनार्की, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1869 की रचना है और अन्य रचनाएं जो है आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई हैं। इनको आपको एक बार से फिर से रिवाइज कर लेना है, डबल स्पीड करके। इस क्लास को एक बार से आप दोबारा से जब देखोगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक निम्नलिखित में से मध्वाचार्य जी माने जाते हैं। मध्वाचार्य जी जो है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं और इनका दर्शन जो है द्वैतवाद दर्शन रहा है इनका। अगर मध्वाचार्य जी के दर्शन पूछा जाए तो द्वैतवाद दर्शन रहा है। कृष्ण की भक्ति इन्होंने की है। शंकराचार्य ने सम्राट यानी कि अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उसके बाद जो है रामानुजाचार्य की बात करें तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक विशिष्टाद्वैतवाद इन्होंने वाद माना है, दर्शन माना है, अर्थात राम की भक्ति इन्होंने की है रामानुजाचार्य ने। निम्बार्काचार्य ने सनकादि यानी द्वैतवाद और कृष्ण युगल की उपासना इन्होंने की है। और वल्लभाचार्य जी द्वारा रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन हुआ और पुरुषोत्तम कृष्ण का इन्होंने जो है गुणगान किया है कि परिवर्तन के रूप में ये सभी के सभी लेखक माने गए हैं। किसने किस संप्रदाय का परिवर्तन किया, किस दर्शन को माना, तो इस प्रकार से इनका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आपको परीक्षाओं में अवश्य ही देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मध्वाचार्य जी द्वारा जो ब्रह्म संप्रदाय चलाया गया और जो कि द्वैतवाद इनका दर्शन रहा। शंकराचार्य ने सम्राट संप्रदाय अद्वैतवाद इनका दर्शन रहा। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय चलाया, विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन रहा और राम की भक्ति इन्होंने की। निम्बार्का जी ने जो है निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय भी कह सकते हैं, इनके संप्रदाय को द्वैतवाद भी इन्होंने दर्शन को अपनाया और राधा कृष्ण की युगल उपासना इन्होंने की। और वल्लभाचार्य ने जो है रुद्र संप्रदाय जिसका शुद्ध द्वैतवाद और पुरुषोत्तम कृष्ण का इन्होंने जो है परिवर्तन किया। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 प्रश्न नंबर में देखें तो कहा करो बैकुंठी जाए, जह नहीं नंद जहाँ, न जसोदा नहीं गोपी, न ग्वाल न गाय। उपयुक्त पंक्तियों के जो लेखक है वे रहे हमारे परमानंद दास जी। तो परमानंद दास जी द्वारा दान लीला तथा ध्रुव चरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है। तो ज्ञानदीप जो रचना है वो किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो शेख नवी जी द्वारा लिखी गई है। सूफी कवि हुए हैं शेख नवी ने लिखी ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में शेख नवी जी की रचना है और जहांगीर के समकालीन रहे हैं शेख नवी जी। ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शेख नवी जी किसके समकालीन कवि रहे हैं। तो जहांगीर के, ये भी ध्यान रखना है। इस प्रेम आख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नवी से प्रेम कथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, यानी कि सूफी रचनाओं में किस से जो है समाप्ति मानी है सूफी रचनाओं की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने शेख नवी की जो रचना है ज्ञानदीप से जो है सूफी कवि से ही इन्होंने जो प्रेम गाथाओं की परंपरा की समाप्ति समझनी चाहिए। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 29, गगन होता नाही मही होती होते चंद नाही सूर, ऐसे अंधकार में है रचा मुहम्मद नूर। जो ये पंक्तियाँ जो है आखिरी कलाम रचना से ली गई है। तो आखिरी कलाम रचना में बाबर की प्रशंसा
कही गई है इन पंक्तियों के माध्यम से। इसमें इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन दिखाया गया है। जायसी द्वारा रचित इस महान ग्रंथ का जो सर्वप्रथम प्रकाशन है वो फारसी में हुआ। जायसी ने शेख बुरहान और शेख अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख भी किया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 30। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस किस साहित्यकार का कथन है? तो चिंतामणि से जो है रीतिकाल का जो प्रारंभ माना है, यानी चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, किस विद्वान के द्वारा माना गया है? ये आप सभी को पता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना और अन्य सभी जो अधिकतर कवियों के अनुसार जो है केशवदास जी को माना जाता है। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 हम देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 31 हमारा है, राम कथा में व्याप्त अति प्राकृतिक तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली? तो ये सही आंसर होगा हमारा पुष्यदंत। उसके बाद देख लेते हैं आगे। एक सेकंड भाई। पुष्यदंत की हमारी जो है कितनी प्रमुख रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं। अपभ्रंश भाषा के 10वीं शताब्दी के प्रमुख कवि रहे हैं। इससे पहले हमारे एक कवि आए थे स्वयंभू जो है, जो कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, और राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो शिव सिंह सेंगर को हिंदी का प्रथम कवि माना जो है, सॉरी भाई, पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना शिव सिंह सेंगर जी द्वारा। उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं जब हम देखें तो महापुराण, जश हरचरिऊ जिसे यशोधरा चरित भी कहा जाता है, और नय कुमार चरिऊ जिसे नाग कुमार चरिऊ नाम से भी जाना जाता है। ये जो है पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक किशन मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है? तो ये नाटक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का कामना। ये हम पहले भी कर चुके हैं भाई इस प्रश्न को। तो झरना प्रसाद जी के काव्य, झरना जो है प्रसाद जी की प्रथम छायावादी का काव्य माना जाता है। उसके बाद जो है उर्वशी, इनका चंपू काव्य है, और जो है उर्वशी पौराणिक कथा उर्वशी और पुनर्वा पर आधारित काव्य है। उर्वशी 1909 में लिखी जाने वाली रचना है इनकी, और झरना 1918 की रचना है। इरावती तितली और इरावती इनका उपन्यास है। तितली भी इनका जो है 1934 में लिखा गया एक उपन्यास है। उसके बाद जो है प्रसाद जी की अन्य जो काव्य हैं उनमें शामिल है जैसे कि करुणालय इनका काव्य नाटक है, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, और प्रसाद के उपन्यास में शामिल है कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास है। प्रसाद जी के नाटकों में शामिल है सज्जन, प्रायश्चित, एक घुट, इनका एकांकी नाटक है भाई एक घुट, जिसे हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक भी माना जाता है। और फिर है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो वोल्गा से गंगा जो नामक रचना है वो है राहुल संस्कृतायन जी की। राहुल संस्कृतायन जी जो द्वारा जो है काफ़ी सारी रचनाएं लिखी गई, और घुमक्कड़ शास्त्र के रूप में ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं राहुल संस्कृतायन जी। तो देख लेते हैं। वोल्गा से गंगा राहुल संस्कृतायन द्वारा लिखी गई एक कहानी संग्रह है, और इनकी कहानियाँ इतिहास में मानवीय सभ्यता के विकास में घटी घटनाओं के मैनेजर लिखी गई के मैसेज को देने के लिए लिखी गई। और वोल्गा से गंगा हमारे सभ्य समाज के शुरुआती युग के मृत सत्तात्मक होने को प्रतिपादित करती है। यह जो
कहानी संग्रह है, स्त्री के वर्चस्व की बेजोड़ रचना मानी जाती है। ये भी पूछा जाता है, स्त्री के वर्चस्व की बेजोड़ रचना निम्नलिखित में से राहुल सांस्कृत्यायन जी की इनमें से कौन सी रचना है? तो आपको ध्यान रखना है वोल्गा से गंगा। यह राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह है और इसकी कहानी 8000 वर्षों तक 10,000 किलोमीटर की परिधि में बंधी हुई है। यह कहानियाँ भारतीय मानवों की सभ्यता के विकास की पूरी कड़ी है। और उसके बाद देख लेते हैं दूसरा जो साहित्यकार है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी की प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है: साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य और हिंदी के निर्माता भाग 1। और उसके बाद जो है मेरी आत्म कहानी, कबीर ग्रंथावली, साहित्यिक लेख आदि जो ये है श्याम सुंदर दास जी की रचनाएं। फिर हमारी सरदार पूर्ण सिंह जी की रचनाएं: सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता। मात्र 4 निबंध लिख करके जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। और उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की रचनाएं: विचार और विवेचन। उसके बाद विचार और अनुभूति, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका लिखी थी। वही बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 34, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा जी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी रहे हैं। हिंदी जाति का साहित्य उन्होंने 1986 ईस्वी में उनका चर्चित लोकप्रिय एक आलोचनात्मक रचना रही है। हिंदी साहित्य हिंदी जाति का साहित्य वही, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और अन्य रचनाएं भी हैं रामविलास शर्मा जी की। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 35, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ये सभी को पता है, फ्रेंच भाषा में गारसा दा तासी जी द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान नाम से लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 36, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? तो दृष्टकूट पदों की रचना निम्नलिखित में से जो है भाई सूरदास जी द्वारा की गई। ये भी आंसर हमारा यहाँ कलर मिस टाइप हो रहा है। तो सूरदास की साहित्य लहरी, नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ, इनमें दृष्टकूट के पद संकलित है। काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दृष्टकूट के पद दूर हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37, कामरेड का कोट किसकी रचना है? निम्नलिखित में से कामरेड का कोट नामक जो रचना है वो है संजय की। संजय एक लेखक हुए हैं। कामरेड का कोट नामक जो रचना इनके द्वारा लिखी गई। इनका ये कामरेड का कोट जो है इनका एक कहानी संग्रह है और अन्य इनसे संबंधित कोई इतनी इम्पोर्टेंट बातें नहीं है। तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38, पंडित सत बखानी जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सरहप्पा की है। अपभ्रंश भाषा की ये पंक्ति आई है। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में कहा है? तो शुक्ल ने जो है ये जो कथन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, विद्यापति जी के संबंध में कहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी आएगा भाई यहाँ पे। ये भी टाइपिंग मिस्टेक। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में जो है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक का नाम बताइए। तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक का नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखी गई मैथिली हिंदी की गद्य संबंधी पहली रचना मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा लिखी गई 14वीं शताब्दी में मैथिली हिंदी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। 84 सिद्धों के नाम
जो है इस ग्रंथ में दिए गए हैं। वर्ण रत्नाकर शब्दकोश सा प्रतीत होता है। हिंदी गद्य के विकास में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41 41। राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका है? तो राजमती जो नायिका है वो विसल देवरासो की नायिका है। आपको पता ही है विसल देवरासो की जो कथा को है 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो नरपति नाल्य जी द्वारा विसल देवरासो हिंदी आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर चौहान के राजा विसल देव तृतीय के विवाह का जो है के विवाह व वियोग और पुनर्मिलन की कथा की सरस शैली में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर विसल देव तृतीय की कथा कह सकते हैं या भाई विग्रहराज चतुर्थ की कथा भी हम कह सकते हैं। तो ये दोनों नाम ही एक ही जो विद्वान के हुए हैं। अगला प्रश्न है भाई हमारा शाश्वत डायरी के लेखक कौन है? तो इस डायरी के लेखक जो है बच्चन सिंह जी है और अज्ञे जी ने 4 शीर्षकों में प्रकाशित हुई है। भावंती, अंतरा, शाश्वती और शेषा, ये सभी जो है अज्ञे जी द्वारा लिखी गई डायरी है। डायरी इनकी जो है 4 शीर्षकों में प्रकाशित की गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित काव्य कीर्तियों में से किसकी जो रचयिता है वो मीराबाई नहीं है? मीराबाई जी द्वारा लिखी गई कौन सी काव्य कीर्ति नहीं है? तो प्रेम तत्व निरूपण जो है काव्य कीर्ति मीराबाई जी की नहीं है, बल्कि गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा सभी जो है मीराबाई जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जिसने कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती को मिलाया है? तो ये आप सभी को पता है, नाम आएगा पद्माकर जी का। अगर प्रकृति के पर आधारित जो कवि पूछा जाता है तो वो रीतिकाल के अंतर्गत नाम आता है सेनापति का। उसके बाद जो पद्माकर माने जाते हैं रीतिकाल के अंतर्गत जो अपनी कविताओं में ऋतु और त्योहारों के साथ जीवन को भी खूबसूरती के साथ मिला दिया है। तो अगर इस तरह की बात आए तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पद्माकर जी। रीतिकालीन कवि पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतु और त्योहारों का तत्कालीनता से वर्णन किया है और इनकी कीर्तियों के अंतर्गत पद्माभरण में अलंकारों का निरूपण, जगत विनोद में नवरसों का विवेचन व राम रसायन में वाल्मीकि रामायण का छायानुवाद तथा गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ दास जी द्वारा लिखी गई जो रचना का अनुवाद इन्होंने किया है इसमें गंगा लहरी में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो इनमें से देव द्वारा लिखी गई रचना कौन सी नहीं है? तो कवि कल्पतरुम जो रचना है देव की नहीं बल्कि चिंतामणि जी की है। चिंतामणि इसके लेखक है। भावविलास, भवानी विलास, षष्टियाम, ये सभी रचनाएं देव कवि की हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर भाषा और समाज के लेखक जो है रामविलास शर्मा जी रहे हैं। भाषा और समाज नामक 1961 में लिखी गई रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है, लिखी गई रचना है। और ये रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक व भाषाविद के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 47। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक जो है निम्नलिखित में से दामोदर जी शर्मा रहे हैं। तो दामोदर शर्मा जी द्वारा लिखा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें मध्य देशीय अवहट का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 48। अविदा शक्ति से कितने शब्द के शब्दों का अर्थबोध होता है? तो अविदा जो हमारी जो शब्द शक्तियाँ होती है वे 3 प्रकार की होती है। अविदा, व्यंजना और जो लक्षणा। तो कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत जो है कितने प्रकारों को दिखाया गया है, समझाया गया है हिंदी में,
उनको भी हम करेंगे। तो अभिधा शब्द शक्ति के 3 प्रकार या शब्दों का अर्थबोध होता है, रूढ़, योग और योग रूढ़। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49। कच्छ समेटी करी भुज, उल्टी खाए शीख पट डारी, काको मन बांधे न है जोरो बांधनी हारी। जो ये पंक्तियाँ हैं ये किस प्रकार की शब्द शक्तियों को इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इन पंक्तियों में जो है लक्षणा शब्द शक्ति हमें देखने को मिलती है। बिहारी के इस दोहे में जूड़ा बांधती हुई नायिका का चित्रण है। इसमें मन बांधने का मुख्य अर्थ बाधित है, क्योंकि मन कोई वस्तु नहीं जिसे जो बांधा जा सके। यहाँ लक्षणार्थ है मन को अपने में आसक्त करना, और यहाँ बांधने का मुख्य अर्थ बिल्कुल छूट जाता है। यहाँ लक्षणा जो शब्द शक्ति है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि लक्षणा शब्द शक्ति का ही एक प्रकार है। लक्षणा ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50। रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई? तो रीति संप्रदाय की जो प्रतिष्ठा है निम्नलिखित में से जो है गुण के आधार पर मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 51। भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि जी द्वारा निम्नलिखित में से 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि उन्होंने रसों की संख्या भी 8 मानी है, और जितने हमारे रस होते हैं स्थायी भाव भी उतने ही होते हैं। तो भरत मुनि जी द्वारा 8 स्थायी भावों का उल्लेख यहाँ पर किया। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और जो है विस्मय। और भरत मुनि जी ने ये पूछा जा सकता है कि इस रस को रसों में स्थान नहीं दिया, तो शांत रस इन्होंने नहीं माना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 52। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो स्थायी भावों की संख्या निम्नलिखित में से 9 मानी जाती है। जितने हमारे रसों की संख्या होती है उतने ही हमारे जो है स्थायी भावों की संख्या होती है। 9 हमारे रस होते हैं और मूल रूप से, और 9 ही हमारे स्थायी भाव होते हैं। फिर आगे चल के हमारे रसों की संख्या 11 हो गई। 11वां रस किसने माना? 12वां रस किसके द्वारा माना गया? तो ये प्रश्न जो है हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से रसों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय और निर्वेद आदि जो है स्थायी भावों की संख्या है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 में देख लेते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसके द्वारा माना गया है? ये किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला कथन है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 54। कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा? कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। कविता द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो ये भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया। कविता अंतःकरण की प्रवृत्ति का नाम है, और कविता द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोनों कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। रस को कविता का सबसे बड़ा गुण किस विद्वान ने माना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही ये कथन है। उसके बाद जो है मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से, ये जो है पंक्तियाँ हैं ये किस रचनाकार द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? आप सभी को पता है बच्चन जी की जो आत्मकथाएं हैं 4 भागों में प्रकाशित हुई। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, इन 4 भागों में इन आत्मकथाओं को जो है बांटा गया, प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर
59 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत हमें देखना है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। अभी हमने ऊपर जब रचनाएं पढ़ी थी दलित साहित्यकारों की, वहाँ पर हमने देखा था तिरस्कृत जो है सूरज भान चौहान जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, मोहनदास जी द्वारा नहीं है भाई। मोहनदास जी द्वारा जो आत्मकथा है उसका नाम है नेमिशराय। ये भाई यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया। तो अनन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की है, बिल्कुल सही है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। हाथ से जो है रमणीका गुप्ता जी की है, लेकिन मोहनदास जी का जो है नेमिशराय रचना नेमिशराय जी द्वारा लिखी गई है, बल्कि तिरस्कृत जो है सूरजभान चौहान जी द्वारा लिखी गई रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, इन दलित साहित्यकारों की भाई जो भी रचनाएं आपसे पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है, उन प्रश्नों को आपको पिछली परीक्षाओं में पूछी गई रचनाओं को बिल्कुल ध्यान से जो है बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि इन्हीं रचनाओं में से जो है इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और भाई आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ मैं, ये किसी एक परीक्षा के प्रश्न नहीं है, ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और सभी परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आती है, प्रश्नों को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न मददगार साबित होंगे, हेल्पफुल रहेंगे, तो मैं अब अगर इसी प्रकार की सीरीज़ को आगे और बढ़ाते रहना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि आप जो है इस सीरीज़ को देखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या फिर और किसी प्रकार से हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने जो कमेंट बॉक्स में अपना जो सुझाव है अवश्य दिया करो, क्योंकि आपके जो है सुझाव से मुझे और आपके लाइक और कमेंट से मुझे किस प्रकार की जो क्लासेस लग रही है मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं और मोटिवेशन के साथ जो है आगे की जो है क्लास ले करके आ पाती हूँ। तो देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न संख्या हमारी 60। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज संडे है, मैराथन की बजाय हम महा मैराथन करने की कोशिश करेंगे। 50 प्रश्नों के अधिक प्रश्नों को हम जो है 2-4 प्रश्नों को अधिक करने की कोशिश करेंगे। तो रामचरितमानस में कितने कांड है, तो रामचरितमानस में सभी को पता है 7 कांड है, और इन 7 कांडों का नाम आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि कई बार इन कांडों को क्रम वाइज भी लगाने का प्रश्न दे दिया जाता है कि रामचरितमानस में इन 7 कांडों को क्रमानुसार लगाइए। तो सबसे पहले आएगा बाल कांड, फिर आएगा उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर जो है सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार से जो है उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है। अलग अलग कांडों की अपनी अलग अलग कथा वस्तु है। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम इनको रिवाइज कर लेंगे। बार बार जो है इनके तथ्यों को, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य है, बार बार पढ़ते हुए आगे बढ़ाएंगे अपनी इस सीरीज़ को। तो एक बार से फिर मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।